मून एक ऐसी नेचुरल सैटेलाइट जिस पर आज से ही नहीं बल्कि शायद कई दशकों से ना सिर्फ एक एडवांस सिविलाइजेशन फल फूल रही है, बल्कि वो ये भी नहीं चाहती कि हम इंसान मून पर ज्यादा इंटरफेयर करें। अब गाइस, इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये टाइप करो कि आकाश भाई आज कौन सी मूवी देखकर स्क्रिप्ट बनाने बैठे हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये मेरे वर्ड्स नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के वर्ड्स हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि अभी रिसेंटली साल 2025 में हमारे रिसर्चर्स को चांद पर ऐसा क्या ही दिख गया जिसकी वजह से उन्हें इस अजीबोगरीब रियलिटी को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जापानीज स्पेस एजेंसी पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली ये बताने का ट्राई कर रही है कि शायद नासा को ना सिर्फ इस लाइफ के बारे में कई दशकों से पता है बल्कि वो इसकी सच्चाई हम इंसानों से छिपाने का भी ट्राई कर रहे हैं। तो गाइस तैयार हो जाइए क्योंकि आज की वीडियो आपको ना सिर्फ मून की लेटेस्ट मिस्ट्री की सच्चाई बताएगी बल्कि आज मैं सबसे पहली बार आपके सामने मून की हिस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा जिसे जानने और समझने के बाद शायद आपको भी ये लगेगा कि मे बी जापानीज स्पेस एजेंसी जिस चीज को इनडायरेक्टली हमें समझाने का ट्राई कर रही है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल एपिसोड को। 14 सितंबर 2007 जापानीज स्पेस एजेंसी अपने तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से कागुया स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ लॉन्च करती है। इंटरेस्टिंगली इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चांद की उत्पत्ति, जियोलॉजी और एनवायरनमेंट पर डीप इन्वेस्टिगेशन करके हाई क्लियर इमेजेस को क्लिक करना था। समय आगे बीता और अपनी लॉन्चिंग के लगभग 1 साल के बाद एक दिन अचानक से जापान का ये स्पेसक्राफ्ट मून की एक ऐसी इमेज को क्लिक करता है जिसे देखने के बाद लिटरली सभी के होश उड़ गए। असल में गाइस ये है वो फोटोग्राफ जिसे देखने के बाद शायद आपको भी एक नॉर्मल सा गड्ढा लग रहा होगा, लेकिन गाइस सच्चाई तो ये है कि इस इमेज में ये गड्ढा जितना आपको गहरा नजर नहीं आ रहा है, इसकी सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में इस गड्ढे के आसपास और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जापानीज स्पेस एजेंसी को यह बात पता चली कि यह गड्ढा लगभग 65 मीटर चौड़ा और 36 मीटर गहरा है। लेकिन एक अजीब चीज जो हर बार वो लोग इस रीजन में इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान फेस कर रहे थे वो था अजीब सा टेक्निकल ग्लिच। असल में देखो, नॉर्मली जब भी हम किसी भी ऑर्बिटर की हेल्प से मून के सरफेस को स्टडी करना शुरू करते हैं तो कभी कभार काफी रेयर चांसेस में हमें डेटा में अलग अलग तरीके के ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। लेकिन बात अगर इस स्पेसिफिक गड्ढे की जाए तो साल 2008 में जापानीज स्पेस एजेंसी ने जितनी बार भी इस गड्ढे की इमेज को क्लिक करने का ट्राई किया या फिर इसकी डिटेल जानने का ट्राई किया तो उनमें से ऑलमोस्ट 90% केसेस में उनके ऑर्बिटर ने किसी न किसी टेक्निकल एरर को फेस किया था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 2008 में इस अजीब से गड्ढे को डिस्कवर करने के बावजूद भी जापानीज स्पेस एजेंसी पूरी दुनिया के सामने खुलकर इस गड्ढे की सच्चाई को नहीं ला पाई। एक और चीज जो इस पूरे सिनेरियो को और ज्यादा अजीब बनाती है वो है नासा का बिहेवियर। असल में देखो, साल 2008 तक नासा इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी थी जो कि मून को काफी डीपली स्टडी कर चुकी थी, जिसके चलते हुए जब कायुग ऑर्बिटर ने इस अजीब से पिट की इमेज को क्लिक किया तो उन्होंने इसके बारे में नासा से जानने का काफी ट्राई किया। सैडली नासा ने ना सिर्फ इस गड्ढे की सच्चाई जापान को बताने से मना किया बल्कि उन्होंने जापानीज स्पेस एजेंसी को उस समय ये भी बोला कि उन्हें अपने रिसोर्सेज और अपनी एनर्जी को इन फालतू की चीजों पर नहीं बल्कि चांद की इंपॉर्टेंट जगह पर यूज करना चाहिए। और ये वो रीजन है जिसके चलते हुए साल 2008 में दुनिया के सामने आई मून की ये मिस्ट्री फाइल्स में पड़ी हुई कहीं धूल खाती रही। बट गाइस, शायद यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था। साल 2011 नासा चांद के चारों ही तरफ चक्कर काट रहे अपने LR ऑर्बिटर के डेटा को पब्लिकली रिलीज करता है। असल में LR ऑर्बिटर का काम मून के सरफेस को डीपली एग्जामिन करके उसमें होने वाले ग्रेविटेशनल चेंजेस को स्टडी करना था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये डेटा सामने आने के बाद जापानीज स्पेस एजेंसी जैसे ही उसे साल 2008 में अपने कायुग ऑर्बिटर के द्वारा क्लिक की गई इमेज के डेटा से मैच करना शुरू करती है, लिटरली गाइज उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। असल में गाइज इस डेटा मैचिंग में जापानीज रिसर्चर्स ने इस चीज को नोटिस किया कि मून के इस रीजन में ग्रेविटी में अच्छा खासा डिफरेंस उन्हें देखने को मिल रहा है।
जिससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि जिस इमेज को देखकर हम ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा ही गड्ढा है, प्रैक्टिकली ये शायद एक बड़े अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क की ओपनिंग हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद नासा ने भी ऑफिशियली इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मून के इस रीजन में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जिसकी वजह से हमारी इंसानी टेक्नोलॉजी यहाँ के डेटा को पूरे ही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। समय आगे बीता और फाइनली साल 2014 में हमें अलग अलग स्पेस एजेंसी के सभी डेटा को कंबाइन करके ये बात पता चली कि चांद के इस एरिया में अंडरग्राउंड काफी बड़ी बड़ी लावा ट्यूब्स मौजूद हैं। असल में आज से लगभग 3 से 4 बिलियन साल पहले मून पर भी अर्थ की तरह बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, जिसकी वजह से मून के सरफेस के नीचे लावा अच्छी खासी क्वांटिटी में बहता था। अजीब बात यह है दोस्तों कि जो लावा पतला और कम चिपचिपा होता था वो ठंडा होकर मून के सरफेस के नीचे एक बड़े पाइप या फिर सुरंग जैसी शेप को डिजाइन कर देता था। अब समय के साथ जब ये वोल्केनिक इरप्शंस मून पर होना कम हुए और गर्म बहता हुआ लावा सूखकर ठंडा हुआ, तो इसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से मून के सरफेस के नीचे इतनी बड़ी बड़ी टनल्स के नेटवर्क बन गए हैं कि इसमें आप हमारे अर्थ की एक अच्छी खासी सिटी को भी आसानी से फिट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद इन लावा ट्यूब्स की जो सच्चाई हमारे सामने आई, उसे जानने के बाद आप दोबारा से मून को वैसे नहीं देखेंगे जैसा आज से पहले देखते हुए आए हैं। वेल, क्या थी वो मिस्ट्री, चलो वो भी बताता हूं। असल में देखो गाइस, किसी भी प्लेनेट या फिर मून पर लाइफ फॉर्म होने के लिए कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे, वहां पर स्पेस रेडिएशन ज्यादा ना फैले, वहां पर पानी या हवा जैसी कोई चीज हो और लास्टली उस लाइफ के खाने के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट उस जगह पर मौजूद हो, राइट। लेकिन गाइस, बात अगर मून की जाए तो देखो, मून पर खुद का एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मून के सरफेस पर स्पेस रेडिएशन या फिर सोलर रेडिएशन अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 150 गुना ज्यादा पहुंचता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर टेम्परेचर की जाए तो जहां दिन में मून के सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तो वहीं रात में ये -173 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। एंड ऑनेस्टली इतने टफ एनवायरनमेंट में कोई भी लाइफ कभी पनप ही नहीं सकती, और ये वो कारण है जिसके चलते हुए अभी तक मून को हम सिर्फ एक बंजर सैटेलाइट ही मानते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जहां एक तरफ मून के सरफेस के ऊपर का एनवायरनमेंट या फिर सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ है, तो वहीं अंडरग्राउंड बेसिस पर वहां की कहानी तो कुछ और ही बोलती है। असल में गाइस, जैसे ही हमारे रिसर्चर्स के सामने मून के सरफेस के नीचे मौजूद लावा ट्यूब्स की रियलिटी सामने आई, उन्हें इन ट्यूब्स के बारे में एक बेहद ही अजीब चीज पता चली। असल में गाइस, हमारी रिसेंट स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि इन लावा ट्यूब्स में 1% का भी रेडिएशन मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर यहाँ के टेम्परेचर की भी की जाए तो अभी तक जो डेटा हमें इन लावा ट्यूब्स का मिला है, उससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि इन ट्यूब्स के अंदर का टेम्परेचर पूरे ही तरीके से मेंटेन रहता है। और पता है वो टेम्परेचर कितना है? वो है 17 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर लाइफ को पनपने और फलने फूलने के लिए पूरे ही तरीके से सूटेबल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी तक मून के ऊपर हमने जितनी अलग अलग रिसर्चेस की हैं, उन सभी रिसर्चेस ने कभी ना कभी हमें ये रियलिटी तो जरूर बताई है कि मून के सरफेस के नीचे अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी भी अवेलेबल है। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है, और वो ये है कि अगर मून के सरफेस के नीचे एक जाइंट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर मौजूद है और उसमें हम एक अच्छे खासे बड़े शहर को भी समा सकते हैं और उसमें स्पेस रेडिएशन ना होकर टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, तो क्या वहां पर लाइफ माइक्रोबायल या फिर लार्ज फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो सकती? वेल गाइस, लॉजिकल बेसिस पर बिल्कुल हो सकती है, और शायद यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए मून के इन रीजंस की प्रॉपर रीडिंग हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। क्योंकि देखो, हम जिन तरीके के सेंसर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन तरीके के स्ट्रक्चर और लाइफ के डेटा को सही तरीके से एनालाइज कर ही नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2024 में तो हमें ये भी पता चला कि ये ट्यूब्स का नेटवर्क मून के सिर्फ एक ही एरिया में नहीं बल्कि अच्छे खासे बड़े एरिया में भी फैला हुआ है। एक और चीज जो काफी ज्यादा अजीब है वो ये है दोस्तों कि ये सारे ही नेटवर्क्स पतली पतली ट्यूब से इंटरकनेक्टेड भी हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे हमारे नेशनल हाईवेज दो अलग अलग सिटीज को जोड़ने का काम करते हैं, जिसके चलते हुए हमारे रिसर्चर्स ये मान रहे हैं कि अगर इन ट्यूब्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन को ही सप्लाई कर दिया जाए तो ये इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि हम इंसान आज की डेट में भी इनके अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब देखो गाइस, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब एक सवाल जो आपके दिमाग में जरूर खड़ा हुआ होगा,
वो ये है कि जब भाई साल 2008 में हमें इन तरीके के स्ट्रक्चर्स के डेटा मिल गए थे, तो भाई फिर आज की डेट में हम अपने नए या एडवांस मिशन इन ट्यूब्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉन्च कर क्यों नहीं रहे? वेल गाइस, सच तो ये है कि इसके पीछे हम इंसानों की एक ऐसी बेबसी छिपी हुई है जिसका सोल्यूशन इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज तक भी हम नहीं निकाल पाए। वेल, अब हमारे सामने ऐसी क्या ही मजबूरी आकर खड़ी हो गई है, चलो वो भी पता करते हैं। असल में गाइस, मून की इन लावा ट्यूब्स की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने के बाद गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि छोटी मोटी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज ने भी मून के इस रीजन के ऊपर डीपली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने मिशंस को टाइम टू टाइम लॉन्च किया है। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि अगर हम इन सारे मिशंस को एक साथ उठाकर देखते हैं तो इन सारे मिशंस में हमें एक बेहद ही अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है। असल में गाइस, मून के इस रीजन में स्पेसिफिकली जितने भी मिशंस को भेजा गया है उनमें से स्ट्रेट 90% मिशन यहाँ पर लैंड कर ही नहीं पाए हैं और रेस्ट 10% मिशन जो कि यहाँ पर लैंड हुए हैं वो या तो अपनी एक्सपेक्टेड लैंडिंग पोजीशन से काफी ज्यादा दूर लैंड हुए हैं या फिर वो इससे उलट यहाँ के बड़े बड़े क्रेटर्स के अंदर पड़े कहीं धूल खा रहे हैं। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज 2025 तक भी हम सिर्फ ऑर्बिटर के द्वारा दिए गए डेटा के ही भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल तो यह खड़ा होता है कि जहां एक तरफ हम मून के अलग अलग रीजन्स में और यहां तक कि साउथ पोल पर भी भाई आसानी से लैंड कर चुके हैं, तो फिर आखिर हम मून के इन ट्यूब्स वाले रीजन में लैंड कर क्यों नहीं पा रहे? असल में देखो, नॉर्मली मून के सरफेस पर लैंड करने के लिए हमें रिफ्लेक्टिव सेंसर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिनका प्राइमरी काम उन सेंसर्स के द्वारा भेजे गए सिग्नल और लाइट मून के सरफेस पर हिट करने के बाद कितनी देरी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इनको स्टडी करके लैंडर और मून सरफेस के बीच की दूरी का अनुमान लगाना होता है। लेकिन बात अगर स्पेसिफिक इस रीजन की जाए तो यहाँ पर हर बार ही कुछ न कुछ ऐसा अजीब होता है जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी पूरे ही तरीके से गड़बड़ा जाती है। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंटली साल 2025 में जापान का एक स्पेसक्राफ्ट रीसाइलेंस जब मून के इस एरिया को अप्रोच करता है तो उसमें लगे हुए सेंसर लाइट और सिग्नल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर यह कैलकुलेट करते हैं कि लैंडर जमीन से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जबकि रियलिटी में वो लैंडर मून के सरफेस से सिर्फ 900 मीटर की ऊंचाई पर था। रिजल्ट, लैंडर में लगे हुए थ्रस्टर्स सही समय पर एक्टिवेट नहीं होते हैं और वो मिशन एकदम से ही मून पर क्रैश लैंड कर जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये चीज सामने आने के बाद जापानीज स्पेस एजेंसी ने ये बोला कि मून की सॉइल हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लाइट और सिग्नल को कम क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से डेटा में गड़बड़ी पैदा हुई और ये हमारा मिशन क्रैश कर गया। अब देखो गाइज, अगर आपको याद हो तो यही सेम सी चीज हमारे चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसा सेम लेकिन अपोजिट सिनेरियो हमें नासा के सर्वेयर 3 मिशन में भी देखने को मिला, जहां पर लैंडिंग के समय इस बार मून के सरफेस ने एक्सपेक्टेशन से बड़ी और ज्यादा क्वांटिटी में लाइट और सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर दिया। रिजल्ट, उनका ये मिशन एक भारी ऑब्जेक्ट की तरह सीधा ही मून के सरफेस से हिट करता है और बाउंस करता करता अपनी लैंडिंग पोजीशन से काफी ज्यादा दूरी पर पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये चीज सिर्फ इन 3 मिशंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगर आप खुद इन मिशंस की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि मून के जिस एरिया में ये अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स के नेटवर्क मौजूद है उन सभी एरियाज में कुछ ना कुछ तो लैंडिंग के समय या फिर डेटा कलेक्शन के समय ऐसा ग्लिच आता है जिसकी वजह से हम चाहकर भी ना ही यहाँ पर सही तरीके से लैंड कर पा रहे हैं और ना ही इस एरिया की मिस्ट्री को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि भाई एक तरफ हम डेटा को एग्जामिन भी नहीं कर पा रहे, हम इस लोकेशन के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं है, तो फिर आखिर किस बेसिस पर हम ये मान रहे हैं कि शायद इन ट्यूब्स के अंदर लाइफ मौजूद हो सकती है? और आखिर सबसे बड़ा सवाल कि भाई क्यों जापानीज स्पेस एजेंसी इनडायरेक्टली दुनिया को यह बताना चाहती है कि उस लाइफ के बारे में शायद नासा कई दशकों से जानता है? तो चलो गाइस, इन बचे हुए क्वेश्चंस के भी आंसर को जानते हैं। असल में गाइस, अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने डीपली मून की इन लावा ट्यूब्स के ऊपर एग्जामिनेशन को किया है तो वो है जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि JAXA के अकॉर्डिंग उन्होंने नासा और मून की इन लावा ट्यूब्स के अंदर एक बेहद ही अजीब सी सिमिलैरिटी को देखा है। असल में देखो, अभी तक इन लावा ट्यूब्स या फिर टनल का जितना भी डेटा हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से इन ट्यूब्स का नेटवर्क मून पर मेयर सेरेनिटेटिस और मेयर ट्रांसक्यूलिटेटिस में
में अच्छे खासे लेवल पर फैला हुआ है। अब बात अगर नासा की जाए तो इंटरेस्टिंगली नासा के सभी पुराने मैन्ड और अनमैन्ड मिशंस जैसे कि अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 15, अपोलो 17, रेंजर 8 और सर्वेयर 3 को भी स्पेसिफिकली इसी एरिया में लैंड किया गया है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर अगर आज की डेट में हम इस एरिया में ठीक से लैंड नहीं कर पा रहे तो नासा ने इतिहास में इतने समय पहले इस काम को कर कैसे लिया। असल में देखो गाइस, बात अगर मून पर लैंड होने वाले मैन्ड मिशन की जाए तो उन सभी मिशंस के दौरान भी लैंडिंग के समय लैंडर के कंप्यूटर ने टेक्निकल एरर को फेस किया था, जिससे बाहर आने के लिए फर्स्ट मिशन में खुद नील आर्मस्ट्रांग ने मैनुअल मोड पर जाकर सेफली अपने लैंडर को लैंड कराया था। और उस समय ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसे बाकायदा पूरी दुनिया में प्रिंट भी किया गया था। तो वो सवाल जो ये बोलता है कि फिर आखिर मैन्ड मिशन इस एरिया में लैंड कैसे कर जाते हैं, उसका आंसर है टेक्नोलॉजी को बाईपास करके इंसानी दिमाग पर भरोसा करना। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अगर इस लिस्ट से मैन मिशन को निकालकर सिर्फ अनमैन्ड मिशन पर ही फोकस किया जाए तो इनिशियल स्टेज से लेकर आज तक भी उनका सक्सेस रेट इस रीजन में ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है। तो इस पॉइंट पर यह बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि आखिर कैसे नासा ने इनिशियल समय पर अपने मैन्ड मिशन को मून के इन रीजन के ऊपर लैंड कराया था। लेकिन गाइस, यहीं से ही खड़ी होती है एक ऐसी अजीब सी मिस्ट्री जिसे आगे चलकर जापानीज स्पेस एजेंसी ने नोटिस किया। असल में गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको क्लियरली ये एविडेंस दिए थे कि जब साल 1969 में अपोलो 11 मिशन को मून के ऊपर लैंड कराया गया था तो कैसे कुछ मिनट्स के लिए लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया गया था। इंटरेस्टिंगली इस टाइम पीरियड के दौरान खुद नील आर्मस्ट्रांग ने नासा कमांड सेंटर से ये बोला था कि चांद पर हम अकेले नहीं हैं। अब बात अगर अपोलो 11 मिशन के लैंडिंग रीजन की जाए तो वो था मेयर ट्रांसक्यूलिटेटिस। जी हाँ, वही रीजन जिसके बारे में हमें साल 2024 में ये पता चला कि यहाँ पर अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स का नेटवर्क बहुत बड़े स्केल में मौजूद है। वेल गाइस, अब ये जानने के बाद शायद आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन गाइस, कोइंसिडेंस एक या दो बार होता है, बार बार नहीं। असल में देखो, अभी तक हमने मून के ऊपर 9 मैन्ड मिशंस को भेजा है, जिसमें से 6 मिशन ने एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर लैंड कराया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बात अगर इन लैंडेड मिशन की जाए तो सबसे पहला मिशन था अपोलो 11 जो कि मून के मेयर ट्रांसक्यूलिटेटिस एरिया में लैंड हुआ था। इसके जस्ट बाद अपोलो 12 को लॉन्च किया गया, जिसे अगेन लावा ट्यूब्स के ही रीजन यानी कि ओशियानिक्स प्रोसेलरम रीजन में लैंड किया गया। देन अपोलो 15 जिसे हार्डली एपेनाइन रीजन में लैंड किया गया। प्रैक्टिकली मून के डायमेंशन के हिसाब से ये रीजन इन लावा ट्यूब्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि इसे एक तरीके से वहां की एंट्री पॉइंट भी माना जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद अपोलो 17 को मेयर सेरेनिटेटिस रीजन में लैंड कराया गया, जो कि लास्ट वो मैन्ड मिशन था जो कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऊपर लेकर गया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इस लिस्ट से मैन्ड मिशन को भी निकाल दिया जाए तब भी इस टाइम पीरियड के दौरान नासा ने मून के ऊपर जितने भी मिशंस को लैंड कराने का ट्राई किया है वो सभी उन्हीं रीजन्स में लैंड हुए हैं जहां पर आज की डेट में दुनिया भर की बाकी की स्पेस एजेंसी लावा ट्यूब्स के होने की पुष्टि कर रही है। तो अब सवाल तो यह है कि क्या ये सच में सिर्फ कोइंसिडेंस ही है या फिर सच में अपोलो 11 मिशन के दौरान नासा के एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से आगे आने वाले सभी मिशंस को एग्जैक्टली वही लैंड कराया गया जहां पर इन लावा ट्यूब्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आज की डेट में बात फ्यूचर मिशंस की जाए तो जहां एक तरफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी मून के ऊपर इन लावा ट्यूब्स को एग्जामिन करने के लिए एक से शानदार एक मिशंस को डिजाइन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नासा अभी तक सिर्फ अपने मून डाइवर मिशन के बारे में सोच ही रहा है, जो अगेन नासा की स्ट्रेटेजी से बिल्कुल ही परे है। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप नासा के रिकॉर्ड को उठाकर देखोगे तो ये इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कि सबसे पहले किसी भी प्लेनेट या फिर जगह पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन बात अगर इन लावा ट्यूब्स की आ जाती है तो समहाउ ये फील होता है कि शायद नासा इन्हें एग्जामिन करने से कतराता है। और देखो गाइस, यही वो कुछ सबसे बड़े डाउट है जो आज की डेट में जैक्सा यानी कि जापानीज स्पेस एजेंसी को परेशान कर रहे हैं, और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी नासा मून की लावा ट्यूब्स के अंदर रहने वाली लाइफ के बारे में काफी सदी पहले से ही जानता था। हालांकि देखो गाइस, ऑफिशियली किसी भी स्पेस एजेंसी या फिर इंसान के द्वारा इस चीज को नहीं बोला गया है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पूरी दुनिया को इस तरफ सोचने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया
किया जा रहा है। वैसे गाइस, अब आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हमें मून के बारे में और ज्यादा चीजें पता चलती हुई चली जा रही हैं, क्या वास्तव में मून के सरफेस के नीचे कोई लाइफ मौजूद हो सकती है या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको ये रिसर्च और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जय हिंद।